हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का जो लेसन है वो बिल्कुल नया लेसन है। आज का लेसन है द्वितीय क्रिया से संबंधित, लेसन नंबर 5। द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं और द्वितीय क्रिया से संबंधित एक बिंदु है उसे कहते हैं विनिर्माण। इसमें आज पढ़ेंगे विनिर्माण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। मतलब आज का जो मुख्य बिंदु है, पहले तो हम पढ़ेंगे द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है, और द्वितीय क्रिया का जो प्रमुख उदाहरण है जिसे हम कहते हैं विनिर्माण, इस विनिर्माण का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वितीय क्रिया। देखिए आपका ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय क्रिया होती क्या है। देखिए हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ा था। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें व्यक्ति प्रकृति से सीधा संबंध रखता हो। मतलब जो भी कच्चा माल मिल रहा है उसे कहां से मिल रहा है? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। अब यहां पर हम पढ़ रहे हैं द्वितीय क्रिया, ठीक है, वो तो भाई प्रकृति से सीधा संपर्क है, प्राथमिक क्रिया हो गई, पहली क्रिया हो गई वो तो। लेकिन द्वितीय क्रिया में होता क्या है, इसमें द्वितीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं जितने भी उद्योग धंधे, ठीक है, जो भी औद्योगिक कार्य होते हैं जहां पर विनिर्माण का कार्य होता है। मतलब ये कि प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन होते हैं, ठीक है, जो कि प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होते हैं। भाई हमें कच्चा माल कहां से प्राप्त होता है? प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होता है। तो ये द्वितीय क्रिया जो है ये संचालित होती है प्राथमिक क्रिया से। मतलब ये कि हमें जो कच्चा माल प्राथमिक क्रिया से प्राप्त होता है वो द्वितीय क्रिया में आता है। अब प्रकृति से प्राप्त जितने भी संसाधन होते हैं वो द्वितीय क्रिया में आ गए। कहां पर? कल कारखानों में, ठीक है। अब वहां पे रखी रहती है मशीनें। अब मशीनों के माध्यम से जो कच्चा माल हमारे पास में आया है, उन मशीनों के माध्यम से उस कच्चे माल की जो आकृति है उस आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही उसके आकार में परिवर्तन होता है तो उसके मूल्य में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। मतलब वो मूल्यवान बन जाता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया हुई है, इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? द्वितीय क्रिया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर खनिज है, ठीक है, खदान जो होती है। अब खदान जो है मतलब खनन क्रिया। अब खनन क्रिया प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, लेकिन उस खनन से निकलने वाला जो कच्चा माल होता है वो एक कच्चा माल है, अयस्क। अब वो कहां चला गया? कल कारखाने में। अब कल कारखाने में क्या उपस्थित है? मशीनें। अब मशीन जो होती है उस अयस्क के आकार में बदलाव करती है। अब उसमें खर्चा लगा है तो वो उस खर्च की वजह से उसके आकार में जो परिवर्तन हुआ है उसमें लगने वाला जो मूल्य होता है, उस मूल्य से, उसके वो मूल्य लगने से वो जो खनन है, वो जो अयस्क है वो मूल्यवान हो गया। अब जो ये प्रक्रिया हुई है इसे हम क्या नाम देते हैं? द्वितीय क्रिया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, सामने मैं लिख देता हूं, बहुत ही सरल शब्दों में लिखूंगा। देखिए, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मशीनों, अब मशीन तो कहां पर है? कारखानों में, ठीक है, ठीक है, मशीनों, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मशीनों के माध्यम से उसके रूप या कह दीजिए आकार में परिवर्तन कर उसे मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया द्वितीय क्रियाएं कहलाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। भाई सीधी सी बात यह है कि द्वितीय क्रिया होती क्या है? प्रकृति से जो भी कच्चा माल प्राप्त हो रहा है, मतलब जो भी संसाधन प्राप्त हो रहा है वो कहां जाता है? कारखानों में, ठीक है। कारखाने में क्या रखी रहती है? मशीनें, ठीक है। अब मशीनों के माध्यम से उस खदान के अंदर से निकला हुआ जो खनिज होता है उस खनिज के रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तन, या उसके आकार में क्या कर देते हैं? परिवर्तन, ठीक है। और उसे क्या बना देते हैं? मूल्यवान। भाई काम करोगे और उसके आकार में बदलाव करोगे तो सीधी सी बात है उसमें खर्च तो होगा ही होगा, इसलिए वो वस्तु महंगी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए खेत है, खेत के अंदर अनाज पैदा होता है, गेहूं। अब गेहूं की आकृति कैसी होती है? बिल्कुल बारीक सी आकृति होती है। लेकिन अब देखिए वो गेहूं जो है सरकार 2 रुपए किलो में बेचती है, ठीक है, मतलब 1 किलो गेहूं 2 रुपए में। लेकिन अगर उसे ही हम कारखाने में भेज दें और उससे बना दें बिस्किट, ठीक है, अब मशीनों से वो बिस्किट बनता है तो उसकी आकृति हो जाती है बिल्कुल चौकोर जैसी, ठीक है। मतलब उसके आकार में क्या हो गया? बदलाव। मतलब उसमें हमने खर्च किया तभी तो आकार में बदलाव हुआ। अब उस आकार में बदलाव से ही वो मूल्यवान बन गई। अब जो ये प्रक्रिया निकली है, ये गुजरी है इस प्रक्रिया से, ये खनिज, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया। अब समझ में आ गया होगा आपके। उदाहरण में लिख देता हूं मैं, उदाहरण, ठीक है, आप उदाहरण डाल के इसे लिखेंगे क्या? खदानों से प्राप्त संसाधनों को मशीनों से मूल्यवान करना, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। खदानों से
प्राप्त संसाधनों को मूल्यवान बनाना। ठीक है, आगे बात समझ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बता रहा था आपको द्वितीय क्रिया का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। द्वितीय क्रिया का प्रमुख उदाहरण, भैया प्रमुख उदाहरण कौन सा है? विनिर्माण। ठीक है, ये द्वितीय क्रिया का प्रमुख उदाहरण है विनिर्माण। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट डाल लेंगे अपन विनिर्माण के बारे में। अब विनिर्माण के ऊपर चर्चा करते हैं कि विनिर्माण होता क्या है। वही चीज है जो ऊपर लिखा मैंने, किसी भी वस्तु का उत्पादन ही विनिर्माण कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, उसका जब उत्पादन होता है, उसके आकार में बदलाव होता है, वो मूल्यवान बनती है वस्तु, तो उसी प्रक्रिया को हम विनिर्माण कहते हैं। लिख देंगे, किसी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। यह विनिर्माण की परिभाषा हो गई। हमारा पहला अर्थ भी हो गया, परिभाषा भी होगी। अर्थ परिभाषा दोनों हो गए। भाई अर्थ तो यह है कि किसी वस्तु का उत्पादन ही विनिर्माण कहलाता है। अब मैं डेफिनेशन डाल देता हूं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। वही परिभाषा जो ऊपर की है उसको आप नीचे लिख सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं अपन। देखिए, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मशीन द्वारा उसके आकार में परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बनाना ही विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, लिख देते हैं, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मशीनों के माध्यम से उसके आकार में परिवर्तन कर उसे मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। आगे बात समझ में, ये इसका अर्थ हो गया। भाई विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु का उत्पादन विनिर्माण कहलाता है। ये पहला कंप्लीट। परिभाषा क्या हो गई? प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मशीनों के माध्यम से उसके आकार में परिवर्तन कर उसे मूल्यवान बनाने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाता है। इसका भी उदाहरण डाल देता हूं मैं। छोटे छोटे उदाहरण है, जैसे कि हस्तशिल्प। ठीक है, हाथों से जो शिल्प क्रिया होती है, उदाहरण के तौर पे कुम्हार को देखा होगा आप लोगों ने। मिट्टी पड़ी रहती है जमीन पर, तालाब की मिट्टी होती है, कोई काम की नहीं होती, लेकिन वही मिट्टी जब कुम्हार के पास जाती है तो वो उसका मटका बना देता है उस मिट्टी से। अब वो मिट्टी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो मटका बनता ही 60, 70, 120 रुपए का हो जाता है। मतलब वो आकार में जब बदलाव हुआ, एक गोल आकृति बनी, तो उसका आकार बदलते ही जो मेहनत लगी है उससे वो मूल्यवान बन गया। तो हस्तशिल्प जो है ये विनिर्माण का उदाहरण है। इसके अलावा लोहा इस्पात, ठीक है, को घड़ना, ठीक है, मतलब लोहा है, अयस्क है, इसको घड़ना, उसे आकृति देना, ये भी विनिर्माण में आता है। प्लास्टिक के खिलौने, ये भी आपके विनिर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर निर्माण, इसके अलावा आपके अंतरिक्ष यान का निर्माण। भाई इन सब के अंदर जो भी कच्चा माल लगा है वो तो प्रकृति से ही प्राप्त हुआ है, और ये सब के सब कहां चले गए? मशीनों के पास में, और उस सब को आकार दिया मशीनों ने, कल कारखानों ने, और उसके मूल्य में क्या कर दिया? परिवर्तन। और यही प्रक्रिया कहलाती है विनिर्माण की प्रक्रिया। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। द्वितीय क्रिया मैंने समझा दिया आपको, विनिर्माण का अर्थ मैंने समझा दिया, परिभाषा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं विनिर्माण की विशेषताओं की। कुल मिला के 12 विशेषताएं आपके सामने मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाऊंगा विनिर्माण की विशेषता क्या क्या होती है। मतलब ये जो प्रक्रिया होती है, कल कारखानों की जो प्रक्रिया होती है, उद्योग धंधों की प्रक्रिया होती है, ये उद्योग धंधे किस प्रकार से चलते हैं, उनमें वो 12 बिंदु कौन से हैं जो उद्योगों को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, उन पे हम बात करेंगे। वो 12 बिंदुओं की विशेषता कौन कौन सी है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, इसे आप उतार लीजिए, फिर हम बात करते हैं विनिर्माण की विशेषताएं। देखिए अब बात करते हैं विनिर्माण की विशेषता। देखिए सबसे पहली विशेषता कौन सी है? देखिए सबसे पहली विशेषता, मैं केवल अभी पॉइंट बता रहा हूं, फिर इसका वर्णन एक एक पॉइंट लेकर हम करेंगे। सबसे पहली विशेषता है विनिर्माण की कौशल का विशिष्टीकरण। कौशल का विशिष्टीकरण, और साथ में उत्पादन की विधियां। उत्पादन की विधियां, यह विनिर्माण की पहली विशेषता, पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरे नंबर की जो विशेषता आती है वो आती है यंत्रीकरण। ठीक है, ये वो बिंदु है जिससे आपके उद्योग संचालित होते हैं। इसके बाद में आता है प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकीय नवाचार,
ठीक है। तीसरे नंबर की जो विशेषता आती है वो है संगठनात्मक ढांचा, संगठनात्मक ढांचा व स्त्रीकरण, ठीक है। पांचवें नंबर की जो विशेषता है, ये विशेषता है अनियमित भौगोलिक वितरण, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनियमित भौगोलिक वितरण। इसके बाद में छठे नंबर का जो पॉइंट आता है वो आता है बाजार तक अभिगम्यता, ठीक है, बाजार तक अभिगम्यता। इसके बाद में सातवें नंबर का जो पॉइंट है वो है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ठीक है, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, ठीक है। आठवें नंबर की जो विशेषता है वो है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, ठीक है, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता, ठीक है। इसके बाद में 90 नंबर की विशेषता जो है वो है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता, ठीक है। 10वें नंबर का बिंदु आता है वो है परिवहन एवं संचार तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार तक अभिगम्यता। 11वें नंबर की विशेषता है सरकारी नीतियां, और 12वें नंबर की आखिरी विशेषता है, यह विशेषता इंपॉर्टेंट है, समूह अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योगों के मध्य संबंध, ठीक है, समूह अर्थव्यवस्था में अभिगम्यता व आपके उद्योगों के बीच में, एक एक उद्योग जितने फैले हुए हैं उनके बीच में संबंध, उद्योगों के मध्य संबंध। ये कुल मिला के 12 विशेषताएं आपके सामने हैं। अच्छा, एक शब्द मैं बता दूं, यहां पर एक शब्द बार बार आ रहा है, अभिगम्यता, 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 अभिगम्यता। ये अभिगम्यता क्या है? अभिगम्यता का शब्द जो है मैं लिख देता हूं समीपता, ठीक है। यहां पे अभिगम्यता का मतलब होता है समीपता। अब समीपता लगा के देख लीजिए हर शब्द के आगे, जैसे कि बाजार तक समीपता, कच्चे माल तक समीपता, या कच्चे माल की प्राप्ति तक समीपता, श्रम आपूर्ति तक समीपता, शक्ति के साधनों तक समीपता, मतलब परिवहन एवं संचार तक समीपता। मतलब समीपता का मतलब पास, मतलब बाजार जो है वो विनिर्माण मतलब उद्योग धंधे, विनिर्माण मतलब उद्योग धंधे, उस उद्योग धंधों के पास में बाजार होनी चाहिए। आपका कच्चा माल जो है वो उद्योग धंधों के पास होना चाहिए, समीपता। श्रम आपूर्ति है, ठीक है, उसकी अभिगम्यता होनी चाहिए, मतलब श्रम आपूर्ति समीपता होनी चाहिए। शक्ति के साधन बिल्कुल पास होने चाहिए, परिवहन संचार पास होने चाहिए, ठीक है। और जो समूह अर्थव्यवस्था है उसमें भी आपकी समीपता होनी चाहिए। अब एक एक करके इसका वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को आप उतार लीजिए और पहला पॉइंट डाल लीजिए, कौशल का विशिष्टीकरण, उत्पादन की विधियां। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं बाबू, कौशल का विशिष्टीकरण और उत्पादन की विधियां। क्या कहता है सुन लीजिए। कौशल का विशिष्टीकरण का तात्पर्य होता है कला। अब देखिए आपने दो तरह के कारखाने देखे होंगे, एक मशीनों से काम होता है और एक हाथों से काम होता है। एक कारखाना ऐसा होता है जहां पर हस्तशिल्प तरीके से माल का उत्पादन होता है, लेकिन आदेश के अनुसार, भैया आदेश आएगा कि इतना माल उत्पादित करना है और उसके अकॉर्डिंग वो माल तैयार करते हैं, लागत अधिक आती है। और एक ऐसा भी कारखाना होता है जहां पे बड़े पैमाने पर माल उत्पादित किया जाता है और कारीगर जो होते हैं वो एक ही प्रकार का माल तैयार करता है। आप देख लीजिए बड़े बड़े कारखाने होते हैं जहां पर गाड़ियां बन रही है तो गाड़ियां ही गाड़ियां बनेगी, हेलमेट बनने तो हेलमेट ही बनने, बैग बनने तो बैग ही बनने, ठीक है। तो इस तरीके से दो तरह की कला से, मतलब आपके उद्योग जो है, उद्योग तो एक है पर दो तरह की कलाएं, एक हाथों से तैयार हो रहा है, एक मशीनों से तैयार हो रहा है। एक जगह सामान उत्पादित हो रहा है थोड़ा और एक जगह माल उत्पादित हो रहा है बहुत बड़ा। एक जगह लागत अधिक आ रही है, ठीक है, जहां छोटा पैमाने पर है, और एक ऐसा है जहां पे क्वांटिटी में काम हो रहा है, बड़े स्तर पे काम हो रहा है, तो वहां पे लागत भी कम आती है, ठीक है। आगे बात समझ, चलिए लिख देंगे इसको भी। शिल्प कारखानों में थोड़ा माल तैयार होता है और वो भी कैसे? आदेश अनुसार, ठीक है, वह लागत अधिक आती है। परंतु बड़े पैमाने पर बड़े उद्योग एक ही प्रकार का माल उत्पादित करते हैं, वह
उत्पादन भी क्या होता है, अधिक होता है। मतलब मैं इस पॉइंट से आपको यह बता रहा हूं कि दो तरीके से माल को उत्पादित कर रहे हैं। एक हाथों से शिल्प कारखाने में थोड़ा माल तैयार हो रहा है, आदेश अनुसार लागत भी अधिक लग रही है, और एक ऐसे भी उद्योग है जहां पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन होता है और उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, और एक ही प्रकार का माल उत्पादन हो रहा है। ये दो तरीके से आपके उद्योग होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी विशेषता सुनिए, प्रौद्योगिकी है नवाचार। अब देखिए प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, नवाचार का मतलब नई, मतलब तकनीकी नई। अब ये किस तरीके से आपके उद्योगों के अंदर सफलता का काम करती है। देखिए तकनीकी मैं लिख देता हूं, एक तो आप उद्योगों के अंदर तकनीकी का उपयोग करोगे, एक आप उद्योगों के अंदर शोध का काम करोगे। ठीक है, एक आप विकासमान, मतलब आपका उद्योग विकसित हो तो विकासमान साधनों का आप क्या करोगे, उपयोग करोगे। तीन चीज हो गई, तकनीकी, शोध और विकासमान साधन। इनके द्वारा आप जो भी माल उत्पादित कर रहे हो, मतलब विनिर्माण, उसकी गुणवत्ता को आप नियंत्रित कर सकते हो, अच्छे से अच्छा माल आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, साधनों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को क्या कर सकते हो, आप नियंत्रित कर सकते हो। पहला काम तकनीकी का। अब दूसरा सुनिए, आप कई ऐसी अच्छी विशेषता जैसे तकनीकी, शोध अगर आप कर रहे हो तो एक अच्छी आप तकनीकी उजागर कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, अपशिष्टों का निस्तारण भी ठीक प्रकार से कर दोगे। अपशिष्टों का निस्तारण, ठीक है, निस्तारण ठीक प्रकार से करते हो उद्योगों के अंदर। और एक साथ में एक पॉइंट और जोड़ूंगा आपको, प्रदूषण भी कम करना। ठीक है, प्रदूषण को कम करना। अब ये प्रक्रिया जो मैंने बताई है आपको, ये सारी चीजें, या हम एक चीज और जोड़ सकते हैं, अदक्षता को समाप्त करना। अब देखिए आपने किस चीज का उपयोग किया है, आपने प्रौद्योगिकी नवाचार का उपयोग किया, मतलब एक अच्छी तकनीकी का उपयोग किया, तो उससे क्या बेनिफिट मिला आपको, आपने तकनीकी यूज लिया, आपने शोध का काम किया, आपने विकासमान साधनों का उपयोग किया। इन तीनों के उपयोग करने से आपको बहुत बेनिफिट हुआ। इस विनिर्माण की प्रक्रिया में हुआ क्या, जो भी आप माल उत्पादित कर रहे हो उसकी गुणवत्ता को आपने नियंत्रित कर ली, अच्छे से अच्छा माल बनेगा। साथ में अपशिष्टों का निस्तारण भी आपने ठीक प्रकार से कर लिया, क्यों, आपके पास टेक्निक है। और प्रदूषण को भी कम कर दिया, जैसे कि आपने चिमनी लगाते हो आप लोग, अच्छी चिमनी लगाओगे प्रदूषण कम होगा। और अदक्षता को भी क्या कर दिया आपने, समाप्त कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास में एक अच्छी तकनीकी है, नई तकनीकी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट डाल देंगे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। संगठनात्मक ढांचा एवं स्थिरीकरण। अब देखिए इसका मतलब क्या कहता है, ये क्या है, इसका मीन्स क्या है। देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे बिंदु है जिससे कि आपका उद्योग जो है, विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वो खड़ी रहती है। कैसे, संगठन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिससे कि उसके ऊपर आपका विनिर्माण टिका हुआ हो। जैसे कि पहला इसमें पॉइंटों में दिया हुआ है, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र की प्रक्रिया आप यूज लोगे संगठन, उसका ढांचा तैयार करने के लिए। दूसरा अत्यधिक विशिष्टीकरण। ठीक है, अत्यधिक विशिष्टीकरण का मतलब होता है आप अच्छा सा अच्छा उस उद्योग में बनाने की कोशिश करोगे, अत्यधिक विशिष्टीकरण। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है क्या, श्रम विभाजन का कार्य, श्रम विभाजन का कार्य। चौथे नंबर पे आता है क्या, श्रम लागत अधिक उत्पादन, मतलब सॉरी श्रम लागत नहीं, कम लागत अधिक उत्पादन। ठीक है, कम लागत अधिक उत्पादन। ठीक है, चार बिंदु हो गए, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र, अत्यधिक विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन का कार्य और कम लागत और अधिक उत्पादन। एक हो रहा है अधिक पूंजी। ठीक है, और एक और बिंदु है छठे नंबर का, बड़े संगठन। ठीक है, बड़े संगठन होना जरूरी है एक विनिर्माण के अंतर्गत। ठीक है, और एक आखिरी बिंदु और है सातवें नंबर का, वो है आपके प्रशासनिक जो आधिकारिक वर्ग होते हैं, वो भी एक विनिर्माण में एक अहम योगदान देते हैं। प्रशासनिक अधिकारिक वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी वर्ग। अरे कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपके विनिर्माण के एक
नींव है, ये नींव का तरीके से काम करते हैं, ये सारे बिंदु होना जरूरी है। आप जिस उद्योग के अंदर कार्य करते हो भैया, आपको एक प्रौद्योगिकी यंत्र की जरूरत पड़ेगी, अत्याधिक विशिष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी, श्रम का भी आपको विभाजन करके कार्य करना पड़ेगा। इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। कम लागत अधिक उत्पादन का व्यवस्था करनी पड़ेगी, भाई पैसा तो कम लगे, उत्पादन ज्यादा हो। अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है, बड़े संगठन से जुड़ना आपको पड़ेगा जब उद्योग विकसित होगा। और एक प्रशासनिक अधिकारिक जो वर्ग होता है जिसे वो संचालित करता है, ठीक है, वो जो जिसे उस निर्माण को आगे बढ़ाता है, उस वर्ग की भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के ये 3 बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे, यहां तक आप उतार लीजिए। आप पॉइंट डालेंगे चौथा, यंत्रीकरण। देखिए चौथा पॉइंट आता है यंत्रीकरण। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें मशीनों का प्रयोग करना होता है और इसे ही कहते हैं यंत्रीकरण, ठीक है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? यंत्रीकरण कहलाता है, ठीक है। भाई हम जो भी काम करते हैं उस काम में मशीनों की जरूरत पड़ती है और बिना मशीनों के तो आप उद्योग संचालित कर नहीं सकते। अब इसमें होता क्या है, स्वचालित मशीनें काम आती है। स्वचालित मशीन होती क्या है? स्वचालित मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो मानव की सोच के बिना उत्पादन का कार्य करती है। आगे बात समझे, मतलब मशीनों का मतलब यही होता है स्वचालित यंत्रीकरण। इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया के दौरान मानव की सोच को सम्मिलित किए बिना कार्य किया जाता है, उसे तो यंत्रीकरण कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे कंप्यूटर प्रणाली होती है, कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है, एक कमांड दे दिया जाता है और मशीन अपने आप काम करने लग जाती है। ऐसे लिख देता हूं, जैसे कंप्यूटर प्रक्रिया। इस कंप्यूटर प्रक्रिया के जरिए आप किसी भी मशीन को संचालित कर सकते हो, और ये यंत्रीकरण बिना तो आप किसी उद्योग को संचालित नहीं कर सकते। विनिर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 5वां पॉइंट डाल लीजिए, अनियमित भौगोलिक वितरण। अनियमित भौगोलिक वितरण, अब इसका मतलब क्या है सुन लीजिए भाई। देखिए अनियमित भौगोलिक वितरण का मतलब होता है आधुनिक निर्माण के लिए खनिजों का संकेंद्रण होना जरूरी है। जिस देश के अंदर खनिज उपस्थित है वो आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जहां पर खनिज होता है वहां पर उद्योग धंधे विकसित होते हैं, सीधा सिंपल तरीके से बताना चाहता है, ठीक है। लिख देंगे, आधुनिक निर्माण में खनिजों का संकेंद्रण जिस देश में होता है वह देश आर्थिक दृष्टि हो वह राजनीतिक दृष्टि से क्या होता है, मजबूत होता है। आगे समय कहने का मतलब यह अनियमित भौगोलिक वितरण, हर जगह एक जैसी स्थिति नहीं होती, खनिज तो हर जगह मिलते नहीं है। अगर जहां पर मिल रहे हैं तो सीधी सी बात है, जहां पर खनिज मिल रहा है, संकेंद्रण जिन खनिजों का होता है जिन देशों के अंदर, तो वहां की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और राजनीतिक दृष्टि से वो मजबूत होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, अमेरिका में मक्का की पेटी है, वो 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। वहां पे 4 बड़े फार्म हाउस है, वहां पे 10 से 20 श्रमिक कार्य करते हैं, ठीक है, जिनसे 50 से 100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है। लेकिन अगर इसी भूमि के ऊपर अगर आप बहुत बड़े कल कारखाने को लगा दो, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास में क्या होना चाहिए, खनिज होना चाहिए। अगर आपके पास खनिज है तो आप उस जगह कल कारखानों का निर्माण करके वहां पर हजारों श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर सकते हो। तो कुल मिला के बात ये होगी कि जो अनियमितता है वो खनिज से संबंधित ली गई बात है कि जहां पर खनिज होंगे वहां पे कल कारखाने विकसित होंगे, वो क्षेत्र जो है आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही ऊपर होगा। लेकिन अनियमितता, अब हर जगह तो खनिज मिलते नहीं है, इसलिए वो देश जहां पर खनिज नहीं होते हैं वो पिछड़े हुए होते हैं आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से। तो विनिर्माण के लिए खनिजों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। आगे बात समझ यहां तक समझ में आ गया होगा, इस पॉइंट को यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए अब बात करते हैं 6 नंबर के बिंदु पर, बाजार तक अभिगम्यता। सीधी सी बात है भैया, जहां पर आप चाहते हो कि भाई उद्योग धंधे हो, तो उद्योग में जो भी माल उत्पादित होता है उसके लिए क्या चाहिए, बाजार। बिना बाजार के आप विनिर्माण कार्य नहीं कर सकते, मतलब उत्पादित माल के लिए बाजार उपलब्ध होना आवश्यक है, ठीक है। उत्पादित माल के लिए बाजार होना आवश्यक है।
आगे बात समझ में, उत्पादित माल के लिए क्या होना आवश्यक है, बाजार होना आवश्यक है। चलिए बाजार का तात्पर्य मैं बता देता हूं आपको। बाजार का तात्पर्य क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से बाजार का अर्थ बता रहा हूं आपको। उस क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग, कोई भी क्षेत्र हो, बाजार का तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र में तैयार वस्तु की मांग होनी चाहिए, साथ में वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता हो, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बाजार। ठीक है, किसी क्षेत्र में तैयार माल की मांग या उत्पादित माल की मांग, वह उस क्षेत्र के निवासियों की खरीदने की क्षमता, मतलब क्रय शक्ति होना। आगे वसन में इसे हम कहते हैं बाजार। ठीक है, बाजार में ये दो चीजें होती है, या तो माल जो है तैयार माल की मांग की स्थिति हो, मतलब जो भी माल तैयार हो रहा है उस वस्तु की मांग आवश्यक है, साथ में जो लोग खरीद रहे हैं उसमें खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, क्रय शक्ति होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है वहां पर छोटे बाजार होते हैं, परंतु वहां क्रम जो क्रय शक्ति होती है, खरीदने की शक्ति होती है, बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप यूरोप में जाइए, अमेरिका जाइए, जापान जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, इनके बाजार तो बहुत छोटे होते हैं लेकिन वहां पर क्रय क्षमता जो होती है, खरीदने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसलिए वो वैश्विक बाजारों में उनके नाम आते हैं। आगे वसन में लिख देंगे इसको भी। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है वहां क्रय क्षमता अधिक होती है। मतलब क्रय का मतलब क्या होता है, यहां पे क्रय का मतलब होता है खरीदने की क्षमता। आगे समझ में, मतलब जिन क्षेत्रों में जनसंख्या कम होगी वहां पर क्रय क्षमता, खरीदने की क्षमता ज्यादा होती है। आगे समझ में, उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, यूरोप में जाइए, आगे समझ में, आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, आप इंग्लैंड में जाइए, आप जापान में जाइए, ये छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं, अमेरिका जाइए, ये छोटे छोटे राष्ट्रों के अंदर जनसंख्या कम होती है लेकिन वहां पे खरीदने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वहां पर विनिर्माण ग्रोथ करते हैं। 7वें नंबर पे आता है कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। अब देखिए, आप विनिर्माण का काम कर रहे हो लेकिन जब तक आपके पास कच्चा माल होगा ही नहीं तो आप विनिर्माण किस चीज का करोगे। मतलब ये कि उद्योगों के लिए कच्चे माल आसानी से मिल जाए, ठीक है, सस्ता मिल जाए और परिवहन योग्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि भारी वजनी है या सस्ते मूल्य वाले या फिर वजन घटने वाले ऐसे कुछ अयस्क अगर है तो आप क्या करो कि उन उद्योगों को वहीं पर लगाओ जिससे आसानी से उसका परिवहन हो जाए। ठीक है, इसको लिख देंगे, उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो, पहला। आगे वचन में आसानी से उपलब्ध हो जाए कच्चा माल। दूसरा क्या, परिवहन योग्य हो, परिवहन योग्य हो मतलब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं। अगर अयस्क भारी वजनी है, मतलब अगर किसी अयस्क में वजन बहुत ज्यादा है या फिर कोई अयस्क सस्ते मूल्य वाला है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कोई अयस्क जो है वजन घटने वाला है, तो कच्चे माल प्राप्ति वाले केंद्रों के समीप उद्योगों को लगाना चाहिए। आगे बसन में मतलब ये कि कच्चे माल से ही तो उद्योग चलते हैं, उद्योगों के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए, परिवहन योग्य हो। अगर अयस्क भारी वजनी है, सस्ते मूल्य वाले हैं या वजन घटने वाले हैं, जल्दी खत्म हो जाए, तो उन्हें कच्चे माल प्राप्ति वाले जो केंद्र होते हैं जहां से कच्चा माल मिल रहा है वहीं पर उसको स्थापित कर दो, तो उसमें आने जाने का जो परिवहन का खर्च है वो खत्म हो जाएगा और विनिर्माण आपका ग्रोथ करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया हो। जो पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाते हैं, कहने का मतलब है उन्हें भी उत्पादित व आपूर्ति क्षेत्रों के समीप ही लगाने चाहिए। जैसे कि दूध डेयरी का काम है, अब दूध तो जल्दी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए वहीं पर स्थापित करो ना जहां पर दूध उसे जल्दी मिल रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कच्चा माल जहां पर आसानी से मिल जाए वहीं पर उस उद्योग को स्थापित कर दीजिए। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहां तक उतार लीजिए। 8वां पॉइंट डाल लीजिए, श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता।
देखिए हम बात करते हैं श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। इसका मतलब क्या होता है? बढ़ते यंत्रीकरण और स्वचालन, स्वचालित जो मशीन है या औद्योगिकरण की प्रक्रिया से उद्योगों के अंदर श्रमिकों की जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, परंतु जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी तो आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसको भी मेंशन कर देते हैं, बढ़ते यंत्रीकरण, एक है स्वचालन मतलब स्वचालित मशीन, और एक है औद्योगिकरण, ठीक है, की प्रक्रिया के कारण श्रमिकों पर निर्भरता कम हुई है, परंतु कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात समझे, श्रमिकों की तो पर भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बिना श्रमिकों के कोई उद्योग संचालित नहीं हो सकता। नवा पॉइंट डाल लीजिए, नवा बिंदु है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता मतलब समीपता। भाई देखिए सीधी सी बात है, हर उद्योग को शक्ति की आवश्यकता होती है, बिजली हो पानी हो, और अगर मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, तो भैया आप ऐसे उद्योगों को उन ऊर्जा क्षेत्रों के समीप लगाओ जहां पर उसको आसानी से ऊर्जा मिल जाए। जैसे कि एल्युमिनियम उद्योग होता है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन उद्योगों को उन क्षेत्रों पर लगाए, उन स्रोतों पर लगाए जहां पर उनको आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो जाए। ठीक है, लिख देंगे वे उद्योग जिनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाएं। उदाहरण के तौर पर मैंने एल्युमिनियम का नाम डाल दिया। इस उद्योग को सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जहां पर ऊर्जा मिल रही है वहीं पर उद्योग लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट डाल लीजिए। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए 10वां पॉइंट देखेंगे, परिवहन एवं संचार की सुविधा तक अभिगम्यता। अब भैया बिना परिवहन और संचार के तो कारखाना आप सोचिए मत, क्योंकि कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को बाजार तक ले जाने के लिए तीव्र और सुरक्षित परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सब जानते ही हैं। और उद्योगों हेतु जो सूचनाएं होती है आदान प्रदान करने के लिए आपको संचार की आवश्यकता होती है, और इन्हीं दोनों बिंदुओं से आपका जो विनिर्माण की जो प्रक्रिया है वो चलती है। उदाहरण देख लीजिए, पश्चिमी यूरोप चले जाइए, उत्तरी अमेरिका चले जाइए, वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से परिवहन और संचार की व्यवस्था है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। कच्चे माल को कारखाने तक पहुंचाने व उत्पादित माल को बाजार तक लाने में परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। और परिवहन भी कैसा? सुरक्षित और तीव्र। लिख देता हूं, परिवहन कैसा? एक तो सुरक्षित हो और एक हो तीव्र। ठीक है, आगे बात समझ में। साथ में संचार की बात करें, उद्योगों में सूचनाओं के आदान प्रदान में संचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, कहां पर ऐसी व्यवस्था है जहां पर बड़े स्तर पर इसको किया जाता है। पश्चिमी यूरोप जाइए और उत्तरी अमेरिका में जाइए, जहां पर यह व्यवस्था आपको बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में आपको मिलेगी। अगला पॉइंट डाल लीजिए, सरकारी नीति। देखिए सरकारी नीति का तात्पर्य यह है कि संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है। सरकार की नीति अगर अच्छी होती है तो उद्योग पनपते हैं, सरकार की नीति बेकार होती है तो उद्योग नहीं पनपते। ठीक है, तो सरकारी नीति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, संतुलित आर्थिक विकास हेतु, संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक का मतलब होता प्रदेश। ठीक है, एक एक प्रदेश के आधार पर नीतियां अपनाना। ठीक है, यहां लिख देता हूं, सरकार की नीति अच्छी तो उद्योग क्या होंगे? विकसित होंगे। अगर बेकार है तो खत्म। अगला पॉइंट, अगला लास्ट है, समवन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता और उद्योगों के मध्य संबंध। समवन
अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता व आपके उद्योगों के मध्य संबंध। अब इसमें तो शब्दों से ही पता चल रहा है कि भाई आपके जो प्रधान बड़े उद्योग होते हैं उनकी समीपता से अनेक उद्योगों को लाभ मिलता है, छोटे उद्योगों को लाभ मिलता है। और ये लाभ जो होती है भाई, सारे उद्योग जब एक जगह जुड़ जाएंगे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। ठीक है, देख देंगे इसको भी। प्रधान उद्योगों के समीपता से अन्य उद्योगों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है, जिससे समूहन अर्थव्यवस्था का क्या होता है? निर्माण होता है। मतलब यह कि बड़े उद्योग जब आपस में मिलेंगे तो अन्य उद्योग, जो छोटे बड़े उद्योग मध्यम उद्योग होते हैं, उनको लाभ मिलता है। अब ये सारे उद्योग जब एक जगह हो जाएंगे तो आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है वो तो एक साथ जुड़ेगी और हमारे देश आगे की ओर बढ़ेगा और विनिर्माण का कार्य आगे की ओर बढ़ेगा। और इस तरीके से हमारे ये 12 बिंदु कंप्लीट होते हैं जो कि विनिर्माण की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जैसे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।